ठीक है, तो भाई ऐसा है, आप जब बेसिक पढ़ रहे थे तो उस समय ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन आया, और ये भी कहा कई टाइप के होते हैं। ओके, एंड उस समय आपके सामने सकॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, कुछ ऐसे जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आए। ठीक है, अल्टीमेटली करना क्या था मुझे कि डीप लर्निंग में आपके पास पैरामीटर्स हैं जो कि वेट एंड द बायस हैं। फीड फॉरवर्ड आपने देखा, ओके, एंड फीड फॉरवर्ड के अंदर आपने कैलकुलेशन करा y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, उसको एक्टिवेशन फंक्शन में रखा, आगे बढ़ाते चले गए, प्रिडिक्शन निकाल लिया। एरर आई, आपने बैक ट्रैकिंग मारी और वहां पर आपने कहा कि मेरे को ये इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही खेल है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, पैरामीटर एडजस्टमेंट। क्योंकि एक्स और वाई तो तुम्हें दिया ही होता है, डेटा डेटा तो गिवन है, एक्स और वाई गिवन है। अब मेरे को ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसी के हिसाब से इन पैरामीटर को एडजस्ट मारने, ये काम रहता है। इसी को लर्निंग कहते हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप जो कहते हो ना मॉडल डॉट फिट, तो फिट में वो जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं को ही एडजस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक, एंड इसी को लर्निंग प्रोसेस कहा जा रहा है। ओके, अब ये करवाने के लिए मेरे को लॉसेस कम होने को मांगता है। लॉसेस यानी जो प्रिडिक्शन आपने दिया और जो एक्चुअल था उनके बीच का डिफरेंस, वो लॉस है, वो मेरे को कम चाहिए। तो चाहे मशीन लर्निंग पढ़ो चाहे डीप लर्निंग पढ़ो, वो यही कहानी बोलता है, लॉस कम करने का। तो लॉस करने की ही ये कम करने की ही ये प्रक्रिया है जो आप पढ़ रहे हो, ग्रेडियंट डिसेंट वाली। ओके, नाउ लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन टू मेक द थिंग्स मच मोर क्लियर। ओके, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो भाई ऐसा है, आप ये नेटवर्क बना रहे हैं, ओके, एंड जो है यहाँ न्यूरॉन्स हैं, ओके, और ये आउटपुट आ रहा है, वट एवर जो भी देखा आपने। ठीक है, एंड फिर आपने इसके कंटेक्स्ट में जो है वो एरर निकाला, एरर इज इक्वल टू वाई पी माइनस वाई ए। और आपको फिर इसे क्या करना है, वेट एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एरर को वेट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही तो ग्रेडियंट है। ओके, यही ग्रेडियंट है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको ग्रेडियंट का। दैट मीन्स मैं वेट के रेस्पेक्ट में एरर को, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को इस इक्वेशन में ई में एक जो टर्म मिलेगी उसमें डब्ल्यू होगा, यह आपने न्यूमेरिकल में देखा, मैंने बताया था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कि यार जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और मैं जब इसको जीरो से इक्वेट करूं तो मेरी वो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाए। ठीक है, मतलब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो से, है ना, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, कि वो मुझे मिल जाए। वो क्या होगी, वो मेरी नई जो वैल्यू के हिसाब से मैं कैलकुलेशन में लाऊंगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है दैट इज डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये होता है। ओके, तो यदि आपको ये मिल जाए डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ठीक है, तो फिर आप लर्निंग रेट आप जानते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट इज अ स्टेप साइज, ये होता है स्टेप साइज होता है लर्निंग रेट। ओके, क्योंकि आपसे कहा गया है यहाँ पर कि मिनिमा चाहिए मुझे। ऑल राइट, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू आर गोइंग टू रीच टू द दिस पॉइंट। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ आने का मतलब यह है कि लॉस कम करना, लॉस कम होना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर लॉस कम हो जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर एरर कम हो जाए।
लॉस और एरर एक ही बात है, ठीक है, वो मेरे को ऑब्टेन करना है। तो मैं स्टेप, ठीक है, धीरे धीरे सीढ़ी से उतरता हुआ आ रहा हूं और इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो वो लर्निंग रेट यही होता है, स्टेप। लर्निंग रेट इन जनरल छोटी वैल्यू होती है, 0.01, 0.001, ठीक है, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि सीधे कूद जाओ और बोलो कि सर आपको कम चाहिए थी ना, तो लो हम कूद ही जाते हैं सीधा, बिल्कुल सीधे नीचे ही आ जाते हैं, तो भाई पता चल जाएगा कि क्या है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और लेस जो रेट है लर्निंग, क्योंकि क्या है, यदि आप हाई लर्निंग रेट रख दोगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, ओके, फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, यानी कि वेट की जो वैल्यू है, जिन पैरामीटर्स को आप लर्नेबल ट्रेनेबल बोल रहे हो, उनकी वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी, कुछ भी अटरम सटरम, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, द लर्निंग रेट हाई हो गया तो। आई वॉन्ट टू रीच टू द मिनिमम इन अ ऑप्टिमल वे, ऐसे कोई भगा दौड़ी वाली कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा मॉडल सीखे, सीखने का मतलब ये कि जो वेट में एडजस्टमेंट करे ना, वो एक जो है एक डिसेंट, मतलब डिसेंसी के साथ, डिसेंट डिसेंसी के साथ, यानी कि यदि अभी वेट 10 है तो उसका वेट अगला 10.2 हो जाए, फिर 10.4 हो जाए, फिर 10.6 हो जाए। ये नहीं कि अभी वेट 10 है तो तुम सीधे 20 मार दो और 20 से 30 कर दो और 30 से कुछ और होके कहीं और चला जाए वो। ये काम नहीं करते अपन, ये लर्निंग नहीं है। आपको इस तरीके से वेट को एडजस्टमेंट मारना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो है धीरे धीरे वेट में बदलाव आए, ये चाह रहे हैं हम। तभी लर्निंग रेट यहां पर रखा है, ऐसा कम रखा है, ठीक है। तो मिनिमा पर पहुंचेंगे अपन और अपने नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाएंगे। अब इसके अलावा और क्या बात है, आपने कहा ग्रेडेंट डीसेंट, तो ग्रेडेंट जो होता है ना वो एसेंट होता है इन जनरल, जैसे बात करें अपन। आपने निकाला डेल ई बाय डेल डब्ल्यू, ये एसेंट होता है ऊपर की तरफ, माइनस लगाओगे ना इसके आगे तो जाके वो डिसेंट होगा, यानी डायरेक्शन चेंज करेगा, वो नीचे की तरफ आने की बात करेगा, ठीक है। तभी यहां पर माइनस लगाया जाता है, उसे ग्रेडियंट डिसेंट बोला जाता है, ओके। और जैसे कि कहा मैंने, कई टाइप के ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो पढ़ी है, समझी है। अभी तो हम और एलॉबरेट करेंगे, जैसे कि आपका सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट, फिर सकॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, देन मिनी बैच एंड देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर आपसे कहा भी गया है, समझा भी था हमने पहले, कि जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें पूरा के पूरा डेटा सेट उठाते हैं। वी आर गोइंग टू टर्म द बैच दैट इज रिफर टू द एंटायर डेटा सेट। क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। आप कहते हो ना बैच ग्रेडेंट डिसेंट, तो ऐसा अनुमान हम लगा लेते हैं कि यार डेटा को बैच में तोड़ दिया और हम बैच वाइज डेटा को दे रहे हैं। लेकिन भाई बैच ग्रेडेंट डिसेंट में क्लियर कट कहा गया है कि तुमने पूरे डेटा को ही एक बैच मान लिया, एंटायर डेटा सेट को बैच माना, and the gradient is calculated over all training examples in the data set before updating the model parameter। आप हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाल रहे हो, हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाल रहे हो, ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है। और एंड एट द एंड यू आर अपडेटिंग द पैरामीटर, आखिरी में वेट और बायस का अपडेशन होगा एट द एंड। तुम निकाल लो पहले सारे ग्रेडियंट्स कर लो हर एक पॉइंट पे, बाद में कर देना अपडेट, ये होता है बैच, ठीक है। यानी कि द एंटायर डेटा सेट इज यूज्ड टू कंप्यूट द ग्रेडियंट, द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड ओनली वंस पर ईपो। मतलब आप पूरा एक इटरेशन चल लिए, इसके बाद फाइनली जो वेट और बायस आया वो हम आपको शो कर देंगे, ये होता है बैच। मिनी बैच जो है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां आप सबसेट ले लोगे, refers to the subset of training data set, that means आप जो अपने ट्रेनिंग में लिखते हो ना बैच साइज इक्वल टू 32, तो होता तो वो बैच ग्रेडेंट डिसेंट ही है,
लेकिन जब आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर बैच साइज लिख देते हो, वो भाई उसको मिनी बैच में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप लिखते हो ना मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन बैच साइज इक्वल टू 32, बस उस वो बैच साइज 32 के चक्कर में वो मिनी बैच में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो था तो वो बैच में ही, तुमने तो पूरा के पूरा डेटा उठा के एक ही बार में पटक दिया था और बोला था कि एक ईपो चल जाए आखिरी में दे देना, वो मिनी बैच में हो गया जब आपने बैच साइज मेंशन कर दिया। ठीक ठीक है, टिपिकली दैट कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, जो भी आप करते हैं बैच में देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल अपडेट होते हैं पर ईपो, मैंने कि हर बैच के अपडेट मिलते हैं आपको। द मॉडल पैरामीटर्स आर अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स पर ईपो, है ना। तो हर बैच वाइज डेटा जाएगा मिनी बैच में, तो देखिए वो उसका हर एक का अपडेट देगा। ठीक है, ऐसा होता है मिनी बैच में। तो यदि आप कंपैरिजन करें तो ग्रेडियंट डिसेंट एंटायर डेटा वन अपडेट पर ईपो स्टेबल। एग्जैक्ट ग्रेडियंट कंप्यूटेशन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव स्लो, ज्यादा मेमोरी लगेगी क्योंकि तुम्हारा जो ग्रेडियंट का कैलकुलेशन हर एक पॉइंट पर होगा। ओके, एंड उसके बाद है जैसे आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक में क्या है, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल, वन अपडेट पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल, फास्टर एंड लो मेमोरी यूसेज, नॉइजी अपडेट्स, हाई वेरिएंस, लेस स्टेबल कन्वर्जेंस। अब ये वन सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल का मतलब क्या, क्या ये सिंगल डेटा पॉइंट की बात कर रहा है? देख क्या कहना चाह रहा है सकोस्टिक का मतलब, क्या सिंगल डेटा पॉइंट की बात कर रहा है? वन ट्रेनिंग एग्जांपल का मतलब क्या है? आपके पास तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा ही है ना, और सिंगल का मतलब, सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल का मतलब क्या, वन डेटा पॉइंट। बोल तो वही रहा, वन अपडेट पर ट्रेनिंग एग्जांपल। ठीक है, जब आप बैच ले रहे थे तब भी भाई वो, तब भी वो सिंगल ट्रेनिंग पॉइंट ले रहा था एक, जब बैच ले रहे थे। लेकिन वो अपडेट पूरा होने खत्म होने के बाद दे रहा था। वो कंसिडर तो ग्रेडियंट हर एक पॉइंट पे ले रहा था लेकिन अपडेट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मैं सबके ग्रेडियंट कैलकुलेट करके रख लूं भाई, आखिरी में जब मेरा ईपो खत्म हो जाएगा तब मैं आपको दे दूंगा कि वेट और बायस कितना आया। लेकिन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में कह रहा है कि आप हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालोगे और हर एक पॉइंट पर अपडेट करूंगा मैं, दैट इज एसजीडी। तो आपको यहां जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये जो आप देख रहे थे, ये वाली, ये हर एक पॉइंट की मान लो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने वेट को जो है वो अपडेट करना चाहा, ठीक है, ग्रेडियंट निकाला एंड उसका जो है वो हमने, तो न्यूरॉन के वेट अपडेट होते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन देख लेंगे कि कितना क्या ग्रेडियंट आ रहा है और फिर देखते हैं। ओके, करेंगे ऐसा। फाइन, आप फीड फॉरवर्ड और बैक ट्रैकिंग में पूरा न्यूमेरिकल कर चुके हो, रिमाइंडर है मेरा ये आपसे। ठीक है, देखिएगा। ओके, तो हर एक पॉइंट पे करो और अपडेट भी लो। ये सकोस्टिक, ये डिफरेंस है इनमें, बैच में और मिनी बैच में और एसजीडी में। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है आगे देखिए। फिर मिनी बैच का मैंने बता दिया कि अपडेट होता है पर बैच, जितनी आप लेके चल रहे हो। यहां पर क्या है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी जो है, ट्राई टू बैलेंस बिटवीन देम, रिड्यूस नॉइस एज कंपेयर टू द एसजीडी। नॉइस कम होगा यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज, क्योंकि क्या होगा, तुम हर एक पॉइंट पे निकालोगे तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी और तुम उन सारी फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ये सब ऐड करके चलोगे तो ऑब्वियसली वो एक समय नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप जब फाइनल करके एक कोई वैल्यू दोगे तब बात अलग, तब वो नॉइस वॉइस का फंडा कम हो जाएगा। ओके, ऐसा करोगे आप। ठीक, तो एसजीडी में आपको नॉइस मिलेगा, बाकी ऊपर नॉइस की चांसेस कम है मिनी में और बैच में। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ये है इसका, मेमोरी जो है वो ज़्यादा लगेगी एसजीडी की कंपेरेटिव मिनी में, मिनी बैच में ज़्यादा मेमोरी लगेगी क्योंकि तुम अभी भी कर कंसिडर तो बैच में ही कर रहे हो ना। ठीक है, मेमोरी ज़्यादा लगेगी बट लेस देन द बैच ग्रेडियंट। बैच में तो सबसे ज़्यादा मेमोरी लगेगी
क्योंकि तुमको पूरा के पूरा डेटा उठा के चलना है। अब यदि मान लो आपको 1 GB का डेटा है, तो उसको सर पे रख के रखो कि यार ये 1 GB का डेटा है, इसका हर एक का ग्रेडियंट निकालना है मेरे को, और आखिरी में अपडेट दूंगा, सबसे आखिरी में अपडेट दूंगा। मेरे को तो पूरा डेटा रख के चलना है साथ में। यहां आप सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हो, एसजीडी में एक एक का निकालो, बस इशू नॉइस वाला है, ठीक है, बस वो दिक्कत देता है, बाकी तो ठीक है ना। पूरा डेटा का मैटर नहीं, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल ले लेके चल रहे हो आप और रिजल्ट निकाल रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस की भी बात कर लें अपन। मिनी बैच जो है, इन मिनी बैच द चॉइस ऑफ मिनी बैच इज क्रूशियल, स्मॉलर मिनी बैच प्रोवाइड फ्रीक्वेंट अपडेट। और हम जैसे क्या होता है, जब डेटा बड़ा, अल्गोरिदम बड़ी, तो मिनी बैच ही लेकर चलते हैं, ठीक है, मिनी बैच ही लेकर चलते हैं। जैसे साइज रख देते हैं 8 का या 4 का। अपन ने एलएलएम के अंदर काम किया है, एलएलएम में बैच साइज कभी 4 ले लिया, कभी 8 ले लिया, बस ज्यादा नहीं करते, बैच साइज छोटे ही रखते हैं। तो क्या होगा कि उतना डेटा वो सॉल्व तो कर पाए, नहीं तो दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लार्जर मिनी बैच रिड्यूस द नॉइस, जितना बड़ा लोगे तो उतना नॉइस तो कम होगा, बट रिक्वायर मोर मेमोरी, है ना, तो ये ध्यान रखना, और स्लोअर ट्रेनिंग होगी। तो अपन छोटी छोटी बैच साइज लेते हैं ताकि अपना मैटर सॉल्व हो जाए। तो हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स भी हैं, द चॉइस बिटवीन बैच एंड द मिनी बैच एंड एसजीडी इन्फ्लुएंस बाय द हार्डवेयर। जीपीयू तो भैया, जीपीयू के बिना तो अब जमाना चल ही नहीं रहा, जीपीयू तो लगेंगे, चाहे तुम इमेज पे काम करो चाहे टेक्स्ट पे काम करो, जीपीयू तो लगना ही है, ठीक है। तो मिनी बैच जो है एफिशिएंटली यूज कर लेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वगैरह जो भी कह रहा है वो जीपीयू सब हैंडल कर लेंगे सब। यदि कोई डेटा बैच में है और पूरा की पूरा दे रहे हो, ठीक है, तो इन मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इट रिफर्स टू द सबसेट, ये आपने पता कर लिया है। और अल्टीमेटली ये सब कार्यक्रम करने का मतलब क्या है मेरा, आप ये कहोगे कि सर देखो, तुम कलाकारी कर रहे हो डेटा पे, ये बोल रहे हो ना कि सर डेटा जो है या तो उसको पॉइंट वाइज दो, या तो उसको पूरी बैच मान लो, या उसको मिनी बैच में दे दो। तो सर ये इतनी 3 संभावना आप गिना रहे हो डेटा के ऊपर, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए, ये बता रहे हो आप। तो क्यों कर रहे हो ये सब, ऐसा क्या लग रहा है? तो भाई बात तो वही है ना, मेरे को तो पैरामीटर अपडेट मारने, वेट और द बायस, ठीक है। अब मैं कैसे भी करूं, ठीक है, चाहे एक पॉइंट लूं, चाहे छोटे छोटे ग्रुप बना लूं, चाहे पूरा की पूरा एक बड़ा ही ग्रुप बना के पूरा की पूरा डेटा टिका दूं, ठीक है, मेरे को चाहिए। अब इनका मैथ्स, इनका कैलकुलेशन, ठीक है, वो आपके रिसोर्सेस जो भी एक्वायर कर रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसने बोल दिया जीपीयू वगैरह लगेंगे, जो भी है, ठीक है। मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन, यानी मुझे मिनिमा तक पहुंचना है। अब तुम कोई भी कलाकारी करो, तुम्हें मिनिमा तक पहुंचना है, ये आपका एम है, ओके। अल्टीमेटली और आखिरी में उसने यहां ये कहा बात को, ठीक है, मुझे कन्वर्ज करना है, स्टेबिलिटी, कन्वर्ज स्टेबिलिटी, कन्वर्जेंस, ये मुझे चाहिए, यानी कि मुझे मिनिमा को ढूंढना है। यदि मैं मिनिमा ढूंढने में असफल रहा तो मेरे लॉस कम नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो आपने आर्किटेक्चर क्या बनाया, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या बनाया है उसके हिसाब से, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो लेयर होंगी, लेयर पे न्यूरॉन होंगे, वो न्यूरॉनों के वेट एडजस्ट करने, तो आर्किटेक्चरल चेंजेस। फिर आपने बीच में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को आप डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, ये भी है। तो कन्वर्जेंस कोई इतना आसान मामला नहीं है कि आपको कन्वर्जेंस मिल जाए, ठीक है। एक तो डेटा, और ऊपर से आर्किटेक्चर, और फिर ये जो है पैरामीटर्स, ये जब सब व्यवस्थित होता है तो जाके आपको कन्वर्जेंस मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, नहीं तो लॉस, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ये ऐसी समस्याओं में अपन घूमते रहेंगे। और होता है, हो रहा है, तो रोज ही उलझ रहा हूं मैं तो कई ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर, जिसको कई समय हो चुका है लेकिन आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्या करें। और सब पूरे एफर्ट्स लगाए, अगेन द पार्ट ऑफ द डेटा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो भाई ये बात है। तो सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है सकोस्टिक, है ना, हर एक पॉइंट पर निकाल लेना, ठीक है, हर एक पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना, वो सकोस्टिक होता, ठीक है, पर डेटा अपडेट।
ठीक है. सो each iteration SGD involves computing the gradient of the cost function with respect to the parameter और अपडेट करता है. ईपो यानी नंबर ऑफ इटरेशन से आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो आपने बैच पढ़ लिया, पूरा के पूरा डेटा दोगे, सकोस्टिक के अंदर एक एक पॉइंट दोगे, मिनी बैच के अंदर जो है वो डेटा का बैच दोगे. ठीक है, और आपने ये इसके बारे में और देख लिया कि भाई सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आप ग्रेडियंट कंप्यूट करोगे हर एक पॉइंट पर, और ये 1 2 3 वाली स्टेप्स जो है रिपीट करोगे, इटरेटिव है. पैरामीटर अपडेट करो, आगे बढ़ जाओ. दैट्स व्हाट हैपेंस इन द एसजीडी. Okay, since SGD updates parameters after evaluating each training example, it can lead to faster but noisier, है ना. ये सॉल्व तो जल्दी होगा, लेकिन नॉइस जो है वो आपको मिलेगा. नॉइस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंगल एग्जाम्पल अपडेट्स, है ना. सिंगल एग्जाम्पल अपडेट्स के कारण सिंगल डेटा पॉइंट्स के रिजल्ट्स को कैलकुलेशन करने के चक्कर में मुझे नॉइस मिलेगा. ठीक है, क्योंकि बाकी में तो अपन एवरेज एवरेज कर कुरा के कुछ राउंड ऑफ कर कुरा के कर देंगे. यहाँ क्या करोगे तुम? ठीक है, यहाँ तो सिंगल पॉइंट जो जो देगा वो सब लेते चलो, सीधी सी बात. ठीक है, तो बट इट ऑल्सो मीन्स द कन्वर्जेंस पाथ कैन बी क्वाइट एरेटिक. ठीक है, ये बात भैया वो तो इंग्लिश में कुछ भी लिख दे, लेकिन अल्टीमेटली जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तब पता चलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत बैठ रहा. ठीक है, तो भाई इतनी ये बातें हैं. और इसमें यदि कुछ अलग हो तो मैं बता सकूं. ये रहा बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें, ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू थीटा माइनस ईटा जे थीटा, यानी कि वही थीटा यानी पैरामीटर, ये वही लिख रहा है डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू. ठीक है, सो द पैरामीटर्स आर अपडेटेड यूजिंग द एवरेज ऑफ ग्रेडियंट्स कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल. तो ध्यान देना भैया, एवरेज ऑफ ऑल द ग्रेडियंट्स. तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में जितने भी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं उनका एवरेज करेंगे, तभी ये नॉइस को सल्टा देगा. ये बोलेगा भैया हमने तो एवरेज ले लिया है, जितना एवरेज आया है ये आ गया है, इसको आप देख लो, राउंड ऑफ कर दो, जो भी है. ओके, दैट्स व्हाट यू कैन डू. ओके फाइन. एंड देन क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट. आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, तो ये बता चुका हूं मैं कि पूरा एंटायर डेटा सेट लोगे तो कंप्यूटेशन एक्यूरेट रहेगा, स्टेबल रहेगा. तो स्पीड थोड़ी सी धीमी रहेगी, एक्सपेंसिव है ये, मेमोरी यूसेज भी ज़्यादा होगा, कन्वर्जेंस तो हो जाएगा बट मे बी स्लोअर, है ना, धीरे धीरे पहुंचेगा. तो आजकल ये हो गया कि हम ऐसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लेने की बात करें जिसमें कन्वर्जेंस जो है वो फास्टर हो. ओके फाइन, तो मैं आगे बताऊंगा. ये तो अभी इनिशियल ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम्स हैं. ओके, तो सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में भी मैंने बता दिया. अगेन फॉर्मूला तो वही है, थीटा इक्वल टू थीटा माइनस ईटा, लेकिन ये पॉइंट पर है ना, एवरेज एवरेज वाली बात नहीं, ये हर एक पॉइंट पर निकाला जाएगा, इसलिए एक्स आई और वाई आई यहाँ पर मेंशन कर दिया उन्होंने. ठीक है, एक्यूरेसी भाई नॉइजी अपडेट होगा, स्पीड तो जल्दी होगी, मेमोरी कम होगी, लेकिन कन्वर्जेंस जो है कैन क्विकली रीच द विसिनिटी ऑफ द ग्लोबल मिनिमा बट में ऑसिलेट. कोशिश तो करेगा जल्दी से जल्दी पहुंचने की, लेकिन ऑसिलेशन हो सकते हैं उसके अंदर. ठीक है, एंड मिनिमम रेदर देन कन्वर्जिंग स्मूथली. स्मूथ कन्वर्जेंस की जगह थोड़ा सा आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं एसजीडी के अंदर, और ये हमने प्रैक्टिकली महसूस भी करा है जब हम कोई भी जो है डीप लर्निंग का कोड बनाते हैं, वहां पर एसजीडी रखते हैं, तो आपको फ्लक्चुएशंस नजर आते हैं. तो फ्लक्चुएशन का मतलब ये कि जो ग्रेडियंट निकाले गए हैं वो मतलब डिस्ट्रप्टिव है कुछ. ठीक है, और मिनी बैच का तो बोल दिया है. यहाँ पर आई से लेकर आई एम प्लस वन तक के लिए, यानी यहाँ भी डेटा पॉइंट्स तो लोगे, लेकिन वो 32 ले लोगे, 16 लोगे, 8 लोगे, तो 32 पॉइंटों को ले लेके चलो. ठीक है, इतना काम करके चलो आप. ऑलराइट, तो ये जो है एसजीडी से ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन बैच से कम है. स्पीड फास्टर है बैच से, लेकिन एसजीडी से जो है वो कम है, और नॉइजी इसमें कम है एसजीडी से. मेमोरी जो है आपकी एसजीडी के अंदर जो है उसमें कम लगती, इसमें ज्यादा लगी. ठीक है, दैट इज द थिंग.
कन्वर्जेंस होगा, बैलेंस स्टेबल मिल सकता है आपको, मोर स्मूथ होगा एसजीडी से। ओके, तो आप बोलोगे सर एसजीडी के साथ तो दिक्कतें नजर आ रही हैं, एसजीडी में एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हो। तो सर बस इतना है कि वो क्विक है, बाकी तो अभी आपको इसमें से किसी ने बोले ही नहीं कि सर वो अच्छा कन्वर्जेंस कर रहा है। अच्छा कन्वर्जेंस तो सर बैच कर रहा है और मिनी बैच कर रहा है, ठीक है। एसजीडी कहाँ कर रहा है, लेकिन आप फिर भी ऑप्टिमाइजर में एसजीडी लेकर चलते हो। कई बार देखा है कि एसजीडी वाला मैटर आपने कंसिडर किया है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन एसजीडी अकेला नहीं लेता हूं। एसजीडी के साथ एक चीज और जुड़ी होती है कई बार, मोमेंटम। मैं आगे बताऊंगा ये क्या है, ये भी आपका ऑप्टिमाइजर ही आगे बताएंगे। तो एसजीडी, लर्निंग रेट, ये कुछ पैरामीटर है जिनको व्यवस्थित लेकर चलते हैं तो जाके एसजीडी का काम प्रॉपर हो पाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप बैच लेकर चलोगे तो भाई आप समझ लीजिए डेटा बहुत बड़ा, और डेटा बहुत बड़ा तो कन्वर्जेंस होने में लगेगा टाइम। तो यार इतने देर के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं हम, यार हम इंतजार कर रहे हैं कि यार ये कन्वर्ज होगा होगा अब होगा, और मान लो फिर भी यदि दिक्कत आ गई तो क्या करोगे फिर? ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। एसजीडी फास्टर है तो जो भी दिक्कत आएगी अपन देखेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात है ना। और मिनी बैच तो करते हैं, यहाँ भी मिनी बैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एसजीडी लाके वो बैच साइज लग देंगे, उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब फिर बात आती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो मिनिमा और मैक्सिमा के बिना तो अपनी गणित हो नहीं सकती, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, एक्सट्रीम वैल्यू ही मिनिमा मैक्सिमा कहलाती है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। ओके, तो जैसे आपसे कहा डीप लर्निंग में तो कैलकुलस, बाकी तुमने लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स फेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स सब लगा ली, वो मशीन लर्निंग में लग गई। यहां तो कैलकुलस डीप लर्निंग। क्यों? क्योंकि पैरामीटर का एडजस्टमेंट ही खेल खेलता है यहाँ पर, तो कैलकुलस का लीड रोल, वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस, वो लीड रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई हमको मैक्सिमम मिनिमा निकालने का, यही ग्रेडियंट वाली बातें हैं। ओके, तो भाई क्या करें? आपके पास जो फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, यानी कहीं पे भी टूट फूट नहीं रहा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी तो हो, तो ये तो तुम मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे, तो इसके पहले अपन को फंक्शन समझ में आना चाहिए। और ये अपन ने 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस में सब पढ़ा है, फंक्शन से शुरुआत करते थे टीचर, और फंक्शन को बोलते थे मैपिंग उस समय। अब हमने मेरे को थोड़ी ना पता था कि यार मैं एआई वैसी कोई फील्ड वील्ड में आ जाऊंगा, उस समय पढ़ते थे इसके हिसाब से, इंटरेस्टेड तो था, मैथ्स था, इंटरेस्टेड था, ठीक है। लेकिन इतना ये पता नहीं था कि एआई जैसी और मशीन लर्निंग जैसी फील्ड में इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, तो फंक्शन दैट इज अ मैपिंग। ओके, और फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। यदि फंक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, तो भाई निपट गए। यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं, ये भी देखा जाता है। ओके, और आप कहोगे सर फंक्शन आ कहां से गया? सर मैं तो न्यूरल नेटवर्क बना रहा था, ये फंक्शन फंक्शन कहां से आ गए, ये क्या हो क्या गया? सर मैंने तो ये बनाया था न्यूरल नेटवर्क, ये, ठीक है, और यहां पे सर न्यूरॉन रख दिए थे सर, और यहां से सर आउटपुट ले रहा हूं, ये कहाँ ये डिफरेंशिएशन, और आप कहाँ ये ऐसा दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या है? आपने बोला सर ये x1 x2 इनपुट है, ये सर इस न्यूरॉन को गए, इस न्यूरॉन को गए, इस न्यूरॉन को गए, इस न्यूरॉन को गए, ये भाई इधर गया, ये भाई इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये कहाँ फंक्शन फंक्शन का लोचा आ गया? तो भाई फंक्शन का लोचा तो है ना, क्यों नहीं है? आपके पास W है और आपने इनपुट दिया, इसमें बायस ऐड करा, ये आपका Y आया, इसको किस में रखा था आपने? एक्टिवेशन फंक्शन में रखा था। वो क्या है? फंक्शन ही तो है, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन कई टाइप के आपने देखा, आप वहां भी पढ़ रहे थे मुझसे, जनरेटिव एआई के अंदर, रेलू तो ली की रेलू, तो सिग्मॉइड, तो टेन एस, तो तो सॉर्ट मैक्स एक्सेट्रा, सब बहुत सारे फंक्शंस हैं सब। तो फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है,
तो यदि ये बताऊं डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये भाई डिफरेंशिएबल है कि नहीं? लेकिन अभी रुको, ये तो एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या, न्यूरॉन को एक्टिवेट करना ताकि वो इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर दे, कर दिया, करते रहे फॉरवर्ड आगे। प्रिडिक्शन मिल गया एक जगह। प्रिडिक्शन मिलने के बाद आपका ये पूरा हो गया। उसके बाद आपको जो प्रिडिक्शन मिला, आपने उसके बिहाफ में एरर निकाला। एरर आपने निकाला वाईपी माइनस वाई ए, ये आपने एरर निकाला। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था, पार्शियल, वो भी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये मेरे को करना था। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कोई नया नहीं है कि तुम आज ही डिफरेंशिएशन करने। आपने इसको क्या बोला, कॉस्ट फंक्शन, याद करो लीनियर रिग्रेशन में जो मैंने पढ़ाया था, इसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, एरर पे। और आपने जब कॉस्ट फंक्शन की बात करी थी, तब आप yp माइनस वाई ए को स्क्वायर कर रहे थे। वो क्यों, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको इसको आगे जाके, स्क्वायर कर रहे थे इसे। ठीक है, तो जाके मेरे को टू जो है वो मिल जाएगा, एंड yp माइनस वाई ए, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन करूंगा, जो भी बातें बातें। ठीक है, आपने एमएससी करा था ना, मीन स्क्वायर एरर, ये करा था आपने। तो यहां भी उसी तरीके से एरर है या लॉस है आपके पास। क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो अलग आएगा, वहां आप जानते हो क्या लॉस आएगा, तो वो भी कॉस्ट फंक्शन होगा, कॉस्ट फंक्शन होगा, फंक्शन है ना, ध्यान देना, फंक्शन होगा, तो फंक्शन होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, सीधी सी बात। तो मुझे एरर को ही डिफरेंशिएट करना है, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन यदि बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो क्या होगा, माइनस वाई लॉग पी माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस पी, ये होगा। ठीक है, ये होगा मेरे पास कॉस्ट फंक्शन। ओके, ठीक, एंड देन फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ऐसे विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ एरर हो ऐसा लीनियर तो भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, क्लासिफिकेशन तो भी करना आपको, क्योंकि फंक्शन है भाई, करना तो पड़ेगा, ऐसे ही होगा। ठीक, और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये बातें। तो मैक्सिमम मिनी, और मेरे को मिनिमा निकालना, ये काम है मेरा, मिनिमा निकालने वाला। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ फंक्शन ले लिया, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है कि जैसे एक 2x³ माइनस 3x प्लस 6 और कर रहा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, और बोल दिया कि x की वैल्यू 0 और 1 आई है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो ऊपर वैल्यू आई थी आपकी, वो पुटअप करके देखो, यदि यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा, और यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा। ये नियम है मैक्सिमा मिनिमा के, पता है आपको। तो कोई भी इक्वेशन y की हायर हायर डिग्री टर्म्स, ठीक है, हायर डिग्री टर्म्स जो है वो जब डिफरेंशिएट होगी, उसको जीरो से इक्वेट करिएगा, dy बाय dx इसको जीरो से इक्वेट करिएगा, जो वैल्यू आएंगी आपके पास x की, ठीक है, उनको रखिए, फिर इसी को डबल एक बार और डिफरेंशिएट करो, और फिर जो इक्वेशन आई है उसके अंदर ये जो x की वैल्यू, इनको पुटअप करो। यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा आपने, ये भी एक इक्वेशन है, तो ऐसी कई इक्वेशंस। ठीक है, यू कैन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, आप निकाल सकते हो। शीट भली शेयर कर दूंगा, आप करते रहना, देख लेना, बस वो तो करते ही आते, पता ही है। इस बीच में एक लफड़ा दफड़ा भी होता है, कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, ठीक है, और सीधा हो तो फिर मजा कहाँ आएगा, चुनौतियां तो होंगी ना, और चुनौतियां सेडल पॉइंट्स की हैं ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पहली बात तो ये देखो कि वो इक्वेशन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। यदि है तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो। और आपको यदि पॉइंट्स प्रॉपर मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स प्रॉपर मिल गए, आपको वहां से मिनिमा मिल गया, तो अच्छी बात, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा मिल गया। ठीक है, इस बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। अब सैडल पॉइंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा मैं। सैडल पॉइंट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स
of the function where the function gradient first derivative is zero but the second derivative test fails to classify them as maxima or minima. तो पहला तो डेरिवेटिव जीरो करा आपने और पॉइंट तो निकाल के रख लिए, लेकिन भाई जब उन पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में रखा तो ना वो मिनिमा बता पाए ना मैक्सिमा बता पाए। ठीक है, यानी कि उस समय परिस्थिति क्या बन रही होगी तुम्हारे कर्व की, तुम ऐसे नीचे आए और वो कर्व ऐसा हो गया, फ्लैट हो गया। अब जब भाई वो फ्लैट हो गया तो भाई चाहे तुम ये वाला पॉइंट ले लो चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, एक ही आंसर आ रहा है, वो कर्व फ्लैट हो गया। ऐसा होता है यार, इक्वेशन है तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना, मैथ्स की है, स्थिति कुछ भी बन सकती है। वो फ्लैट हो गया, वो ना मैक्सिमा दे ना मिनिमा दे। यदि ऐसा हो, ऐसा आया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैं बता दूं कि ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है, लेकिन भाई वो तो फ्लैट हो गया ना, वो मैक्सिमा दे रहा है ना मिनिमा दे रहा है। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना बीच में, ये सब सैडल पॉइंट्स हैं। ठीक है, सैडल हैं। ओके, इनका लफड़ा होता है। ओके, तो इन मोर डिटेल, अ सैडल पॉइंट द फंक्शन बिकम्स फ्लैट इन द सेम इन सम डायरेक्शन एंड द स्लोप जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो इनके स्लोप क्या निकालोगे इनके, तो फ्लैट ही हो गया। ठीक है, फ्लैट हो गया, फ्लैट टेंजेंट प्लेन ऑफ सब डायरेक्शन एंड द स्लोप्स अपवर्ड्स इन अदर्स। अब पता नहीं ये फिर अंग्रेजी कुछ उसने गड़बड़ सड़बड़ कर दी। This behavior makes a saddle point neither maxima nor minima. Instead, they represent point of inflection where the function changes concavity. एक चीज और है, देखेंगे आगे डायग्रामेटिकली यदि पता चलेगा तो देखते हैं। अभी तो इतना खेल हुआ कि सैडल पॉइंट पर आपको सेकंड डेरिवेटिव पर मिनिमा मैक्सिमा नहीं मिल रहा, ये ऐसे पॉइंट सैडल पॉइंट होते हैं। एंड सैडल पॉइंट कैन पोज चैलेंजेस बिकॉज दे स्लो डाउन कन्वर्जेंस एंड मिसलीड द ऑप्टिमाइजेशन। ये ऐसे पॉइंट है जहां पर ना मेरे को मैक्सिमा मिला नहीं मिनिमा मिला नहीं, तो मेरे को किस डायरेक्शन में जाना मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं तो अपनी जो दिशा थी वो नीचे जाने वाली फॉलो कर रहा था, ऐसी दिशा थी मेरी। लेकिन आपने मुझे ऐसी दुविधा में फंसा दिया कि यार मैं अब ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, मैं तो यहाँ तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, क्या करूं मैं, क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो फंक्शन का बिहेवियर जो है वो अब गड़बड़ा गया। ठीक है, इट कैन मिसलीड द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। सैडल पॉइंट होते हैं, डायग्राम देखेंगे आगे बताएंगे, मेरे पास और नोट्स हैं उसमें मैं शो भी करूंगा आपको। खैर मैंने तो बना के बता ही दिया आपको सैडल पॉइंट क्या होता है, बट स्टिल आई एम हैविंग फ्यू मोर एग्जांपल दैट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा, ये तीन ग्रेडेंट डिसेंट और टिका दिया आपको, ये बता दिया। ओके, चलिए कहीं और डायग्राम भी आएगा मेरे सामने के। हाँ ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट पर एक बार और नजर डालना चाहेंगे। ओके, इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है और हर एक पॉइंट पर निकाली जाती है। ओके, स्टोकेस्टिक का मतलब ये होता है वी आर गोइंग टू कंप्यूट द ग्रेडिएंट ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स which is computationally expensive especially for large data set. We have to randomly select data। ठीक है, रैंडमली डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब यदि आपने स्टोकेस्टिक कर रहे हो और आपने बैच बना दी तो वो रैंडमली बैच सिलेक्ट कर लेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि सर स्टोकेस्टिक में यदि बैच नहीं बना रहे हो तो एक एक पॉइंट लेगा वो, लेकिन यदि तुमने स्टोकेस्टिक में बैच बना दी, जो कि करते ही हो, यदि बैच बना दी तो रैंडम बैच सिलेक्ट करेगा वो। ठीक है, दैट्स व्हाट इट विल डू। ओके, ये समझने वाली बात है और कह भी दिया उसने। ये यहां देखिए 32, 64, 128, तो कोई भी डेटा में से कोई भी डेटा पॉइंट रैंडमली, क्योंकि नाम ही इसका स्टोकेस्टिक है, इसका काम ये था प्रोबेबिलिटी स्टिक कोई भी डेटा उठा लेना ट्रेनिंग में ग्रेडिएंट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये करेगा ये stochastic random selection of the batch। If you are giving a batch size, if you're not giving a batch size, then obviously one point will be considered, लेकिन यदि दे रहे हो तो उठा लेगा।
कोई भी डेटा पॉइंट की बना के वो बैच बना देगा, बोलेगा चलो काम करते हैं। ग्रेडियंट के बारे में तो पता ही है, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो हो ही गया। स्टीप इंक्रीज है ना, नीचे की तरफ है ना, डिसेंट। ठीक है, डायरेक्शन तो स्टीप इंक्रीज होती है ऑफ द लॉस फंक्शन, लेकिन भाई हम क्या करते हैं उसके सामने नेगेटिव लगाएंगे तो नीचे की तरफ है। डिसेंट का मतलब ये होता है एम्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट का डायरेक्शन स्टीपेस्ट होता है, ऊपर की तरफ होता है, ध्यान देना, हमेशा मैं बोल रहा हूँ ग्रेडियंट ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस लगाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, वो नीचे आएगा, एसेंट हो जाएगा, वो एसेंट से डिसेंट हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, वो काम यही लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना। ठीक है, हमारा उद्देश्य है फास्ट कन्वर्ज करना। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट मॉडल जो है पैरामीटर फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, कन्वर्ज करेंगे फास्टर यदि आप बैच बना के दोगे तो। ठीक है, रेगुलराइजेशन लगाना है आपको। ठीक है, मिनी बैचेस बना बना के रेगुलेशन टेक्निक लगाना है ताकि आप ओवरफिटिंग से बच सको, पैरेललाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, जीपीयू यदि आपके पास हैं 2 4 6 10 जितने भी हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, एंड स्टोकेस्टिक नेचर है इसका, इट कैन एस्केप द लोकल मिनिमा इन द लॉस लैंडस्केप। हो सकता है कि मिनिमा पर आना हो, उसी को छोड़ के कहीं इधर उधर भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है ना इसमें। ओके, तो हो सकता है कि ये मिनिमा की जगह ये जंप करके किसी और पॉइंट पे भी चला जाए। ओके, आते आते मिनिमा कुछ भी हो सकता है। तो कि आप देखते हैं जब ट्रेनिंग होती है ना, तो रिजल्ट्स में आपको पता चलता है कि जब आप प्लॉट बना बना के देखते हो, इसलिए हर प्रीवियस मेरे लेक्चर में भी मैंने प्लॉट बना बना के बताया आपको कि देख लो बिहेवियर कैसा है, डेटा है, आर्किटेक्चर है, ये ट्रेनिंग चल रही है, देखो बिहेवियर कैसा है, मेरे को कैसा बिहेवियर चाहिए। हमेशा बोलता हूँ मैं, कई बार बना बना के बताया कि मेरे को एक्यूरेसी ऐसा ऐसा होने को मांगता है, ये एक्यूरेसी होना चाहिए वैलिडेशन का, ये एक्यूरेसी होना चाहिए ट्रेनिंग का। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर 100 की तरफ टच कर रहे हैं, मतलब 100 तो नहीं होगा लेकिन 90 तक पहुंच गए। और लॉस कैसा होना चाहिए, ऐसा स्मूथ, आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द स्मूथ कर्व्स, ऐसा होना चाहिए, ये लॉस का होना चाहिए। लेकिन भाई आता कैसा है जो आपको परेशान करता है, भाई ये बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ गई फिर घट गई, या और घट गई, ये ऐसे लफड़े धफड़े चलते रहते हैं। यार ये इसका क्या करें अपन, या सीधी सीधी बात है ग्रेडियंट वेडियंट कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, अपडेट नहीं हो पा रहे प्रॉपर। अब आप बोलोगे सर चेंज करो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, एसजीडी की जगह दूसरी लगाओ, लगाएंगे, या उसी के पैरामीटर ट्यून करो, कुछ और करो, लर्निंग रेट बदल दो, सब करो, सब कलाकारी, क्योंकि कोई पहले से नहीं बोलेगा कि ये करना है तो इससे सही हो जाएगा। ये तो एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेटा व्यवस्थित, प्री प्रोसेसिंग सही, उसके बाद फिर इनमें कलाकारी करो, तब जाके यदि सही हो जाए तो अच्छी बात है। आर्किटेक्चर देखो क्या है क्या नहीं, कितनी लेयर, कितने न्यूरॉन, उसमें फिर वो बोलता रहा है कि आपको क्या करना है, रेगुलराइजेशन टेक्निक, ताकि ओवरफिटिंग से बचो। यदि ओवरफिटिंग हो रही है तो उससे बचने के लिए रेगुलराइजेशन लगाओ, L1 L2 ये भी बता दिया आपको, कल प्रीवियस लेक्चर में आया है। रेगुलेशन टेक्निक लगाओ, पैरेलल प्रोसेसिंग करो, सब ये सब सारी चीज़ें बोली, व्यवस्था करो आप। देखो तो एसजीडी यदि लफड़े में फंसता है तो मेरे पास मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप, एडम, कुछ और अल्गोरिदम्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स है, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडम तो हम जानते हैं कि बेस्ट रही है एडम अल्गोरिदम, खैर इससे भी और अच्छी आ गई है, यूज़ करते ही हैं। हमने योलो 10 का जब कर रहे थे प्रोजेक्ट, उसमें एडम डब्ल्यू थी, देखा होगा आपने, एडम डब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वहाँ पर ये थी। तो वेट, एडम डब्ल्यू ने वेट वेट, ठीक है, वेट बेस्ड है, देखेंगे आगे, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ओके, तो भाई ऐसा है, मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप, एडम, ये और आगे के एल्गोरिदम से पढ़ेंगे इन्हें। ठीक है, अभी तो अपन एक काम करते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है आपकी अल्गोरिदम, इसकी इक्वेशन मैं बता चुका हूँ, आपने देखा भी था कि लेट अस सपोज आपका थीटा पैरामीटर है, वेट एंड बायस जो भी है ले लो। ठीक है, एंड लर्निंग रेट चूज कर लो, कोई भी छोटा मोटा 0.01 0.001 जैसा लेना ले लो, और इटरेटिवली अपडेट करना है। अब सैंपल बना लो, मिनी सैंपल तो बनेंगे, है ना। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा नहीं कि सैंपल नहीं होते, बना सकते हो, सैंपल साइज ले लेना, सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान बना देगा वो, और रैंडमली पिकअप कर लेगा, कोई से भी जो लेना उसको ले लेगा। ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे,
ठीक है, डेल्टा जे ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा है, पैरामीटर अपडेट हो। ठीक है, ये रहा पैरामीटर अपडेशन, मिनी बैच। स्टॉपिंग क्राइटेरिया करना है तो कर दो, आप चाहो तो रोक भी सकते हो। ठीक है, common stopping criteria includes a fixed number of iteration, convergence of the loss and the conditional based upon the specific problem। डिपेंड करता है, आपको रोकना है तो आप रोक सकते हो बीच में इटरेशन। कितने इपो तक चलना है, 5, 10, 15, 20 इतने आप देते हो, बाकी स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा देना। यदि लर्निंग नहीं हो रही है, अपडेशन नहीं हो रहा, तो रुक जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा है, द stochastic gradient descent is the parameter update step which is responsible for moving the parameters in a direction that reduces the loss। ठीक है, तो पैरामीटर अपडेट हो रहे हैं, लॉसेस कम होने की बात हो रही है। ओके, ये आपका थीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ये इस तरीके से पैरामीटर अपडेट हो रहे हैं। वेट पॉजिटिव आ सकता है, वेट नेगेटिव आ सकता है ना। कई क्वेश्चन ये भी रहते हैं, क्या वेट पॉजिटिव ही होगा? नहीं भाई, वेट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वैसे अपन पॉजिटिव लेकर चलते हैं इनिशियली मान। और रैंडम असाइनमेंट हुआ है वेट का, तो न्यूरॉन को आपने नहीं करा था, रैंडम असाइनमेंट हो, उसका एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, यदि हम देखते हैं जैसा कैलकुलेशन होगा वैसे वेट की वैल्यू अपडेट होगी। ऑल राइट, ठीक है, ये वाली बात हुई। ओके, कई वेरिएंट्स है एसजीडी के, मिनी बैच और ये सब, रेट शेड्यूलर, रेट शेड्यूलिंग, मोमेंटम, ये सब आगे हैं। कन्वर्जेंस का ही मेरा मुद्दा है, जो कि प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ अब जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये इसकी इक्वेशन है। मीन स्क्वायर एरर निकालते हो तो भाई ये आपका निकलता ही है MSC, y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई n, ये MSC है, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये आप करते ही हो, इसका ग्रेडियंट निकालना है आपको। तो यहाँ लेटर सपोज अभी स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों 0 ले लिया, लर्निंग रेट 0.01 ले लिया। ठीक है, आपने इसका ग्रेडियंट निकाला, वो ये आया, डेल जे बाय डेल एम, डेल जे बाय डेल बी, ये आया ग्रेडियंट। ऐसे कैलकुलेट करा। ठीक है, एंड देन फिर जो जो आपने एम और बी की वैल्यू निकाली, उससे आपने नया वाला स्लोप निकाल दिया, जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू आई है। ठीक है, फॉर अ सिलेक्टेड डेटा पॉइंट, कोई भी डेटा पॉइंट ले सकते हो आप, सिलेक्टेड डेटा पॉइंट, जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू है उसमें पुटअप करके नया वाला वेट निकाल दिया या नया वाला स्लोप निकाल दिया, ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, इट विल बी कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपको डेटा पॉइंट दे दिए, जैसे मान के चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दे दिया आपको। 3 डेटा पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालना है, वेट को अपडेट करना है, बायस को अपडेट करना है, ये आपको दे दिए। ठीक है, तो भाई करिए। इनिशियली एम और बी 0, पहला वाला पॉइंट आपने ले लिया 4 और 5। ठीक है, इक्वेशन आपको पकड़ा देंगे वो। ठीक है, इक्वेशन आपके पास होगी। ओके, तो ग्रेडियंट निकाला गया उसका, और ये वैल्यू आई इन पॉइंटों को रखने के बाद। फिर मुझे नया जो m निकालना है वो क्या होगा, नया वाला m इक्वल टू पुराना वाला m प्लस अल्फा प्लस या माइनस जो भी है, माइनस करते हैं डिसेंट के लिए, तो माइनस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस ये करा और ये वैल्यू आई, तो ये नया वाला आया स्लोप, नेगेटिव आया। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन के दौरान वेट नेगेटिव हो सकता है, क्या करें? क्वेश्चन आ सकता है कि वेट हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो कैलकुलेशन है, सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन, नेगेटिव आ सकता है, इट्स अ पैरामीटर एक्चुअली। और पैरामीटर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, चेंज हो रही ना उसकी वैल्यू, तभी तो उसका नाम पैरामीटर है। तो हो सकता है ऐसा कि वेट पॉजिटिव ही रहता है क्या ना, तुम देते हो क्या ना, नहीं देते। जब हम मॉडल बनाते हैं आर्किटेक्चर में हम नहीं देते, ऑटोमेटिक होता है वो तो। ठीक, कुछ भी रैंडम वैल्यू ले ली जाती है। देना तो दे भी सकते हो, ऐसा नहीं, खुद भी दे सकते हो, असाइन कर सकते हो वेट कि ये लो भैया हमारे पहले स्टेप की ये रहे वेट, ये न्यूरॉन, बाद में तो करते रहना। ठीक है, लेकिन कौन इतना ये परेशानी और लेगा, ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका एस है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। काफ़ी चर्चा करी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, आपको बहुत कुछ पता या सुनने को मिला, लेकिन इनके ड्रॉबैक हैं। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट इनके ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है भैया, तो पूरा ग्रेडियंट डिसेंट का करता पूरे डेटा उठा लेता है, वो बैच वाला
पूरे डेटा उठाता है। अब यदि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो मजे आ जाएंगे, फिर करते रहेगा सॉल्व वो। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भैया एक एक डेटा उठाता है, या तुम्हारे मिनी बैच में उठा लेगा जरूरत पड़ने पर, आपने यदि दे दिया तो। ठीक है, अपडेट तो तेज जल्दी से करेगा ये, बट ये भी फिर भी स्लो होगा कन्वर्ज होने में। मतलब इनसे फास्ट है लेकिन ओवरऑल स्लो है ये। बैच से तो फास्ट है, मिनी बैच से भी फास्ट है, लेकिन भैया मेरे पास और भी ऑप्टिमाइजर हैं जो इससे तेज हैं, तो इसको तो मैं उनके कंपैरिजन में स्लो ही बोलूंगा। और कन्वर्जेंस का इशू है क्योंकि नॉइज फॉइस उठा लेता है। मिनी बैच भैया एसजीडी से तो जो है वो स्लोअर है, लेकिन ये इसके एसजीडी के ड्रॉबैक जो है सुधार लेता है। ठीक है, कन्वर्जेंस बेटर देगा मिनी बैच वाला। ठीक है, पूरे मिनी बैच वाला एंटायर रिकॉर्ड तो नहीं, वो मिनी बैचेस में उठाता है। ठीक है, तो ये ग्रेडेंट डिसेंट ये स्मूथ रहता है, लेकिन यदि आपने पूरी बैच ले ली और उससे सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर स्मूथ। ये देखो स्मूथ कर्व नजर आ रहा है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ना ये बदमाश है थोड़ा, आप देख रहे हो क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं इसमें। मिनी बैच जो है ना वो भी स्मूथ है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ। ये अंतर है, ये अब तीनों के प्लॉट आ गए सामने। ठीक है, मेरे को तो स्मूथनेस चाहिए थी, लेकिन यार ये ग्रेडियंट डिसेंट ना यार टाइम लगाएगा। तो मेरे को तो तुम ऐसी एल्गोरिदम बताओ जिसमें स्मूथनेस भी आ जाए, टाइम भी कम लगे। मेरे को तो सर ये बताओ आप, ऐसा कुछ हो सकता है क्या व्यवस्था? ऐसी कोई एल्गोरिदम है क्या जो कर दे? तो है, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो वाली एल्गोरिदम है। ठीक है, जहां पर स्मूथनेस मेरे को मिले। ओके, तो भाई अबव फिगर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे लफड़े हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज ये तो अलग कहानी है भाई। ठीक है, वो अलग कहानी, उसको बाद में देखेंगे। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। विद मोमेंटम इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या है, नॉर्मल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट कैसे काम करता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम थी कि ये मिनिमा को रीच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें ऑसिलेशन ज्यादा, मैंने क्या ना उछल कूद ज्यादा ही करता है ये स्टोकेस्टिक वाला। आपने ऊपर डायग्राम में भी देख लिया कि कितने सारे फ्लक्चुएशन आ रहे थे इसके अंदर। और हम लर्निंग रेट बढ़ा नहीं सकते, वैसे ही तो ये ज्यादा करता है, और बढ़ा दोगे तो कन्वर्ट कब करेगा बेचारा, ये काम नहीं कर सकते। तो यहां उन्होंने बोला मोमेंटम, यू आर गोइंग टू ऐड अ मोमेंटम विद इट। ठीक है, एक पैरामीटर अलग से मोमेंटम का, तो ये तो मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोड्यूस करा, एक पैरामीटर ऐड करेंगे और उससे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम अलग से है, तो पहले मुझे ये पढ़ानी है, पहले ये पढ़ानी है मोमेंटम। मोमेंटम फिर नेस्ट्रो, फिर एडा ग्रेड, एडा डेल्टा, आरएमएस प्रॉप, और फिर एडम। तो अभी लिस्ट है लंबी चौड़ी ऑप्टिमाइजरों की, टाइम लगेगा उसमें। ये तो बेसिक पढ़ा है, मतलब ठीक है, अभी समझने की कोशिश करी। ओके, और इनको यूज कर जैसे एस जी डी विद, ये एस जी डी और एस जी डी विद मोमेंट, ये सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, खूब उछल कूद करके मिनिमा पर पहुंच रहा था। जब मोमेंटम मोमेंटम मैंने गति देना, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है एस जी डी धीरे ही चलता। हाँ, बैच से मिनी बैच से तो तेज चलता, लेकिन फिर भी धीरे ही चलता, उसको उसको गति दे दो, एक पैरामीटर ऐड करो उसमें मोमेंटम वाला, उससे तेज पहुंच जाएगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा कैसे, पहले मोमेंटम तो समझे अपन। तो ये एडा ग्रेड, ये सब बात की एल्गोरिदम से एडा ग्रेड। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको अभी इतने जो ऑप्टिमाइजर बताएं ये तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं कुछ और जो मुझे बताना है वो मैं लेकर चलूंगा, उसको लेकर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लेकर चलूंगा। ठीक है, वो आपको ऐसे पॉइंट्स मिले थे ना, मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बताऊंगा डायग्रामेटिकली, एंड देन आई विल स्विच टू द मोमेंटम पार्ट। मोमेंटम सपोज मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, फिर उसको उसका न्यूमेरिकल और उसको लेकर थोड़ा सा अपन देखेंगे। ठीक है, कोड्स देखेंगे इनके, अलग अलग ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं सेम डेटा पे, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, प्लॉट्स कैसे बन रहे हैं, वो देखेंगे अपन। ठीक है, सेम आर्किटेक्चर रख के देखेंगे कैसा कैसा स्कोर्स आ रहे हैं, कंपेयर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है, तो ऐसे करेंगे। ऑप्टिमाइजर खास है, बाकी आगे देखते हैं फिर।
ओके, ठीक है। यस निखिल, आज द क्वेश्चन। हेलो हाँ निखिल बोलो। सर, वो मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा का डिफरेंस एक बार क्वेश्चन है मुझे। हाँ, मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा का मतलब देखिए, कई लोकल मिनिमा होते हैं। ठीक है, मिनिमा यानी छोटी वैल्यू। ठीक है, लोकल मिनिमा, क्या आपको कई मिनिमा मिल सकते हैं कर्व में। ग्लोबल मिनिमा सबसे छोटा वैल्यू वो ग्लोबल मिनिमा होता है। तो ऐसे कर्व में कई मिनिमा हो सकते हैं, उनको लोकल बोलते हैं अपन। ठीक है, ग्लोबल इज द मिनिमम ऑफ द मिनिमम, मिनिमम ऑफ ऑल, दैट इज द ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है अपन ग्लोबली ढूंढे यहाँ पे। अब जो जैसा आपकी एल्गोरिथम चल रही है, रीच कर रही है डाउनवर्ड, उसको मिल जाए। ओके, मिनिमा मिल जाए जहाँ पर एरर कम हो जाए, लॉस कम हो जाए, बस ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो वो कई बार ये बोलता है मिनिमा निकालना है, कई बार ये बोलता है लोकल मिनिमा निकालना है। ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। हमारी कोशिश है कि ग्लोबल सबसे मिनिमम हो तो मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो मैं एरर या लॉस कम करूँ, सो दैट इज द डिफरेंस, है ना। एंड सर, हम लर्निंग रेट लेते हैं। हाँ हाँ। सपोज एक में लर्निंग रेट मतलब ज़्यादा है, हाँ हाँ। तो क्या होता है? किस किस केस में क्या बोल रहे हैं। हम लर्निंग रेट लेते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, लर्निंग रेट ले रहे हैं, ज़्यादा है। देखो लर्निंग रेट कम मैंने, लेते हाँ लर्निंग रेट यदि आप ज़्यादा कंसिडर करोगे तो आपका जिस पॉइंट से शुरू करी ना, अगले पॉइंट पर जंप करेगा आपका। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ इसको, थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंटायर स्क्रीन फिर शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा आपने कहा कि सर लर्निंग रेट की स्थिति क्या बन रही है, आपने कहा कम लेना चाहिए। तो कम इसलिए मैंने लिया क्योंकि आई वॉन्ट माई मॉडल टू लर्न। ठीक है, उसको लर्न करवाना है मुझे। और लर्न करवाने के लिए मैं जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करूंगा, दैट शुड बी लाइक नॉट अ रैपिड चेंज इन अ वैल्यू ऑफ पैरामीटर। जैसे मैंने कहा था 10 से मेरे को 20 नहीं बनाना वेट को, है ना। 10 से 10.1 बनाना है, 10.2 बनाना है, 10.3 बनाना है, ये लर्निंग रेट। ठीक है, यदि आपने ज्यादा ले लिया तो ये भाई यहां से यहां कूद जाएगा, यहां से ये यहां कूद जाएगा, यहां से यहां कूद जाएगा, तो ये मिनिमा तक कैसे पहुंचेगा। यही तो ऑसिलेशंस होते हैं निखिल, मैं आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अलग अलग ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम है, वहां पर मैं और बताऊंगा ऑसिलेशंस। ठीक है, यानी आपका ये एक कर्व है, आप यहां से शुरू करें, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, आप यहां से यहां चले गए, फिर यहां से यहां आ गए, फिर यहां से यहां आ गए, फिर यहां से यहां आ गए, फिर यहां आ गए। तो आपने अननेसेसरी ऑसिलेशन दे दिए जो मेरे को नहीं चाहिए थे। ठीक है, और ये ग्राफ में नजर आते हैं, ये जो लफड़े धफड़े हैं ना, ये आपको ऐसे बनते हुए फिर वो ऐसे कुछ, क्योंकि जहां तुम्हारे लॉस कैलकुलेट नहीं हुए ढंग के, तो वो ऊपर नीचे ऑसिलेशन मारता हो। ये समझ में आते हैं जब प्लॉट बनाते हो तो मेरे को हाई हाई लर्निंग रेट नहीं चाहिए, वहां पर वेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, मेरे को लो लर्निंग रेट चाहिए। तो वेट के अंदर अपडेट ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से वापस से गिर के 15 हो गया, 15 से 25 हो गया, 25 से 45 हो गया, ये नहीं चलता भाई। ठीक है निखिल। हैं। यस ऑलराइट, तो देखेंगे पढ़ेंगे आगे और समझेंगे। लेट मी स्टॉप द अगेन, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।